हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी का स्वागत है हमारे इस लिटरेचर क्रैक प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन, नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन फॉर द जून मंथ। जून में जो अभी इस समय आवेदन भी किया जा रहा है, आई थिंक लास्ट डेट अभी जल्द में ही होगी, आज या कल में हो सकती है मे बी। तो आप सभी लोग अपना आवेदन कर दीजिए, जो भी बच्चे आवेदन कर रहे हैं। But as you all know, I have launched a batch for दिसंबर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। दिसंबर का जो नेट जेआरएफ है उसको टारगेट करते हुए हमने जो लॉन्च किया है, तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट हमने एक बुक स्टार्ट करी थी पीटर बेरी की बिगिनिंग थ्योरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जा रहा है, बट होपफुली जो है अब बहुत जल्द ही ये सारी समस्याएं रिजॉल्व होने वाली हैं। तो वी विल बी हैविंग रेगुलर क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, लाइव भी हम ले पाएंगे और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो पीटर बेरी में हम लोग जैसा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अ, कैसे-कैसे जो है बेरी साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और कुछ चीज़ों को बताया है क्रिटिसिज़्म में कि हम जब यूजी एंड पीजी में रहते हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो हमें कितनी जानकारी होती है और कुछ एक सिस्टमैटिक वे नहीं रहता हमारा पढ़ने का। तो उन्होंने एक प्रयास किया है इस बुक को लिखने का, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपको इसको समझाने का, कि आपको इसमें जो चीज़ें हैं लाइन टू लाइन पढ़ करके आपको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके समझा सकूँ, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी बढ़ सके। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, लिटरेरी थियराइजिंग फ्रॉम अरिस्टोटल टू लेविस। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ की मोमेंट्स जो हैं, उसके बारे में बेरी साहब डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिबरल ह्यूमनिज़्म से आगे चल कर के, तो ब्रिटेन में स्पेशली अगर हम देखें, तो कुछ चीज़ें जो थियोरेटिकल वर्क्स वगैरह डेवलप हुए हैं, एक्सरसाइज़ हुए हैं और आज जो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्टडीज़ में, उनको हम लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ख़ास करके अगर 70s तक देखें हमने, तो 70s तक अगर देखें, तो जो है लिटरेरी थ्योरी जैसा उतना कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद देखें तो खूब डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए देखते हैं। What then constituted the body of theory about literature that has existed for many centuries as an available underpinning for the study of literature? कह रहे हैं कि अब समस्या ये है कि अगर जो 1970s के अराउंड खूब डेवलपमेंट बाद में चल के हुआ थ्योरी का, तो इसके पहले हम लिटरेचर की जो स्टडी करते थे, वो क्या चीज़ थी? वो स्टडी, क्योंकि थ्योरी क्या है? स्टडी ऑफ लिटरेचर, क्रिटिसिज्म जब हम कर रहे हैं, तो उसके पहले जो एग्जिस्ट करता था वो क्या था? इवन इफ लिटरेरी स्टूडेंट्स सेल्डम हैड एनी एक्सटेंसिव फर्स्ट हैंड एक्वेंटेंस विथ इट। कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कोई फर्स्ट हैंड एक्वेंटेंस नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिटरेचर के बारे में उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ते चले आए हैं, जो कि थ्योरी का ही पार्ट था। वेल द मटेरियल गोज़ बैक टू ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिनल्स। अब यहाँ पर देखें तो ये लिटरेचर जो है वो हमारा कहाँ तक जाता है? अगर हम बात करें कि जो हम स्टडी करते हैं लिटरेचर की, तो हमें कहाँ लेकर के जाता है? तो ग्रीक एंड लैटिन के ओरिजिनल्स में लेके जाता है। और क्रिटिकल थियरी इन फैक्ट लॉन्ग प्रीडेट्स द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स। कह रहे हैं कि क्रिटिकल थियरी भी जो है, वो भी बहुत लॉन्ग प्रीडेट करती है, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स, अर्थात किसी इंडिविजुअल के वर्क्स का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का हमने किया है, उसके पहले भी अगर देखें तो क्रिटिकल थियरी एग्जिस्ट करती थी। द अर्लीस्ट वर्क ऑफ थ्योरी वाज अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए थ्योरी का कोई सबसे पहला कोई ऐसा बुक बताओ, तो यू कैन कोट कि अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स थी 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी, ये अर्लीस्ट वर्क मानी जाती है थ्योरी की। व्हिच इन स्पाइट ऑफ इट्स टाइटल इज अबाउट द नेचर ऑफ लिटरेचर इटसेल्फ। टाइटल के बावजूद अगर हम देखें तो उसी के नेचर के बारे में ही है। Aristotle offers many definitions of tragedy, insists that the literature is about character। इसमें आप सब लोगों ने पोएटिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पोएटिक्स को मैं समराइज भी करूँगा। जो 26 चैप्टर्स हैं ना, वो ज़रूर हम पढ़ाते हैं। और इस नेट की क्लास में आपको पोएटिक्स, लॉन्जाइनस, ये सब तो आपको पढ़ाए ही जाएँगे, समराइज किए जाएँगे। उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको निकाल कर के दिए जाएँगे। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन एक बार आप इसके थ्रू जाएँगे तो आई एम होपफुल कि
आप एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करने के साथ-साथ जब आप किसी क्लास में स्टैंड करेंगे, तो आपके पास कुछ जानकारी रहेगी। ऐसा नहीं केवल एमसीक्यूज़ करके चले आए, पास तो हो गए, सेलेक्ट हो गए और क्लासरूम में जाने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि अरिस्टोटल ने इस बुक में पोएटिक्स में ऑफर्स फेमस डेफिनिशंस ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की बहुत सारी डेफिनिशंस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे बारे में बताई है ट्रेजेडी के बारे में। और ये जो बुक है इंसिस्ट दैट लिटरेचर इज अबाउट कैरेक्टर। इस बुक में अरिस्टोटल ने हमें ये बताया है कि लिटरेचर जो है वो कैरेक्टर के बारे में होता है एंड दैट कैरेक्टर इज रिवील्ड थ्रू एक्शन। और जो हमारा कैरेक्टर होता है वो एक्शन के थ्रू हमारा रिवील्ड होता है एंड ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड स्टेजेस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्लॉट। और इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो 6 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इस पोएटिक्स में, उन्होंने बताया है कि किसी भी प्लॉट को अच्छा बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन सब का डिस्कशन उन्होंने इस पोएटिक्स में किया हुआ है। हम लेटर ऑन उसको पढ़ेंगे। अरिस्टोटल वाज आल्सो द फर्स्ट क्रिटिक, ये ध्यान रखना। अरिस्टोटल को ये पहले क्रिटिक मान रहे हैं। अरिस्टोटल वाज आल्सो द फर्स्ट क्रिटिक टू डेवलप अ रीडर सेंटर्ड अप्रोच टू लिटरेचर। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि whom do you consider to be the first critic who was reader centered ना, या who followed the reader centered approach in literature, तो आपको याद रहना चाहिए it was Aristotle। reader centered approach इनकी थी। Since his consideration of drama tried to describe how it affected the audience, क्योंकि इन्होंने ड्रामा के बारे में जो कुछ भी बताया उसका फाइनल कंक्लूजन यही निकला है कि ये ऑडियंस को कैसे प्रभावित करेगी। तो ऑडियंस क्या है? रीडर है। स्टेज में जैसे बुक में रीडर होता है वैसे स्टेज में ऑडियंस होता है। तो रीडर सेंटर्ड अप्रोच के लिए ये जाने जाते हैं द फर्स्ट क्रिटिक जिन्होंने रीडर सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया था। ट्रेजेडी ही सेड शुड स्टिमुलेट द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। आप सबको पता है ट्रेजेडी की डेफिनेशन उन्होंने चैप्टर 6 में जो दी हुई है, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी वही होनी चाहिए जो हमारे नेचुरल ह्यूमन इमोशंस जो हैं, इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, इनको राइज करना चाहिए। दीज बीइंग रफली सिंपैथी फॉर एंड एम्पैथी विद द plight ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। और ये पिटी एंड फियर है क्या? पिटी एंड फियर यही है व्हेन वी आर सिंपैथाइज टू the wrong actions of the protagonist। प्रोटैगनिस्ट के रॉन्ग एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे जब हम सिंपैथाइज होते हैं तो हमें क्या होता है? हमें पिटी आती है। और जब हम उस पे एम्पैथी हमें होती है तो हमें लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो हमें डर पैदा होता है। By the combination of these emotions came about the effect Aristotle called catharsis। और आप सबको पता है catharsis का मतलब ही होता है कि परगेशन ऑफ सोल थ्रू द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर के द्वारा जो हमारे जो है हमारा सोल है उसको प्यूरिफाई करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना, दैट इज कैथारसिस। तो कैथारसिस बड़ा ही फेमस टर्म है, आप सबने पढ़ा भी होगा और जो नए बच्चे हमारे हैं वो नहीं पढ़े हैं तो ये टर्म नोट करते चलेंगे आप लोग। कैथारसिस क्या है? ये हालांकि पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ पे नोट करते चलिए। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस इज द परगेशन ऑफ द सोल थ्रू द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, whereby these emotions are exercised rather than exorcised as the audience identifies with the plight of the central character। ऑडियंस जो है वो प्रोटोगनिस्ट की पूरी प्लाइट को देख रहा होता है और उसके अंदर ये इमोशंस जो है वो आते हैं, राइज करते हैं और इन इमोशंस के थ्रू वो गलत अगर काम कोई कर रहा है तो डर जाता है और या जो है उसको लगता है कि इस प्रकार से काम अगर हम करेंगे इन कमिंग फ्यूचर तो ये स्टोरी जो प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है इसकी तरह मेरी भी स्थिति हो सकती है। तो वो क्या है? अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये ऑडियंस को टीच करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है। Now the first prestigious name in English writing about literature is that of Sir Philip Sidney। अब ये तो हम ग्रीक में थे, अभी ग्रीक में और भी लोग हैं, ये देखिए थोड़ा-थोड़ा पॉइंट बता रहे हैं। ग्रीक में अभी हम चलेंगे उसके बाद रोमन में आएँगे तो हमें होरेस मिलेंगे, लॉन्जाइनस वगैरह मिलेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ फेमस जो की मोमेंट्स हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अरिस्टोटल हो गए। इंग्लैंड में हम आते हैं तो हमारे पास जो लिटरेचर में खास करके अगर क्रिटिसिज्म में हम देखें तो हमारे पास फिलिप सिडनी मिलते हैं, सर फिलिप सिडनी। इनका भी जो ऐसे है वो एन अपॉलजी फॉर पोएट्री वो हम आपको पढ़ाएँगे। हू रोट हिज अपॉलजी फॉर पोएट्री?
इन्होंने अपॉलजी फॉर पोएट्री लिखा है इन अबाउट 1580, लगभग 1580 के आसपास। Sidney was intent on expanding the implications of the ancient definitions of literature first formulated by the Latin poets Ovid। तो अब ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे सिडनी साहब किससे प्रभावित थे, तो ओविड से। ध्यान रखिएगा, ओविड ने जो लिटरेरी इम्प्लीकेशंस दिए हैं डिफिनीशंस को, उन्हीं को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते थे। कौन? हमारे सिडनी साहब। तो ओविड जो कि 43 बीसी से 17 एडी के आसपास थे, इन्होंने ये इन्हीं को थोड़ा सा लिटरेचर में और आगे बढ़ाने का काम किया है। Who had said that its mission is docri delicatendo। इसका मतलब जो ओविड है वो कहते हैं कि हमारा जो काम है, लिटरेचर का जो काम है, ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू टीच और इंस्ट्रक्ट with entertainment या with delight, जो भी आप लिख लीजिए। इसका अर्थ यही होता है कि किसी को टीच करना डिलाइट के साथ। आजकल जो है बहुत सारे टीचर्स आते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो डिलाइटफुली आपको बहुत सारी चीजें टीच करते हैं। तो ये है डॉकर डेलिटेंडो, मतलब डिलाइट करना थ्रू टीचिंग। टू टीच बाय डिलाइटिंग, मीनिंग अप्रोक्सीमेटली बाय एंटरटेनिंग, वही हो गया। सिडनी आल्सो कोट्स, सिडनी जो है कोट करते हैं होरेस को। ध्यान रखिएगा, ओविड को कोट किया, होरेस को कोट कर रहे हैं। टू द इफेक्ट दैट अ पोम्स इज अ स्पीकिंग पिक्चर। देखो कई बार ये डिफिनीशन पूछ लिया है, किसने पोएट्री को स्पीकिंग पिक्चर कहा है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, लाइन वाइज लाइन आपने पढ़ी नहीं है। आप कहीं आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है लेकिन आपके दिमाग में आया नहीं। जब ओविड के बारे में जो इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट वाला जो फॉर्मूला था, टीच विथ डिलाइट वाला, विथ एंटरटेनमेंट वाला, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं सिडनी। साथ साथ में होरेस को भी फॉलो करते हैं। होरेस को फॉलो करते हुए वो ये कहते हैं कि एक जो पोम है वो क्या है, अ स्पीकिंग पिक्चर है, विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट ना। एक पोम अगर हम देखें तो एक स्पीकिंग पिक्चर है, जो एक ही उसका एंड है, एक ही पर्पज है, एक ही एम है, वो क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। Thus, the giving of pleasure is here allowed a central position in the reading of literature। यहां से अगर हम देखें, ओविड को देखें, होरेस को देखें, सिडनी को देखें, तो प्लेजर देना जो है वही सेंट्रल पोजीशन है लिटरेचर के स्टडी का। मतलब यू स्टडी लिटरेचर टू गिव, यू स्टडी लिटरेचर टू टेक प्लेजर। प्लेजर एंटरटेनमेंट लेने के लिए आप करते हैं। Unlike say philosophy, which is implicitly stigmatized as worthy and uplifting, but not much fun। थोड़ा सा फिलॉसफी से अलग है, जहां पर फिलॉसफी जो है वो हमें अपलिफ्ट करने का काम तो करती है, लेकिन फन का काम नहीं करती है। इस प्रकार से हम देखें तो द नोशन ऑफ लिटरेचर गिविंग प्लेजर विल नाउ सीम एज अ रिमार्केबल सेंटीमेंट। आज आपको लगेगा कि जो है ये नोशन लिटरेचर जो है वो हमें प्लेजर दे, ये आज आपको थोड़ा सा लगेगा कि सही नहीं है। बट सिडनीज एम वाज द रिवोल्यूशनरी वन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग लिटरेचर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग ऑन द ग्राउंड्स दैट uniquely literature has its primary aim the giving of pleasure to the reader, and any moral or didactic element is necessarily either subordinate to that or at least unlikely to succeed without it। अब यहाँ पर सिडनी साहब ये कह रहे हैं कि ये आपको आज लग सकता है कि थोड़ा सा कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन सिडनी का एम जो था वो लिटरेचर को बिल्कुल अलग करना था अदर ब्रांच ऑफ नॉलेजेस से। अदर ब्रांच ऑफ राइटिंग जो है उनसे जो है अलग करना था, अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज से, और ये बताना था कि अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज से हमारा लिटरेचर सुपीरियर कैसे है। क्यों? क्योंकि ये मॉरल एंड डिडैक्टिक एलिमेंट्स तो इसमें होता ही है, और मॉरल एंड डिडैक्टिव के ही सबऑर्डिनेट सारे एलिमेंट्स होते हैं। एवरीथिंग इज सबऑर्डिनेट टू मॉरल एंड डिडैक्टिक एलिमेंट्स, और उसको सबसे बेहतर अगर कोई बताता है तो दैट इज लिटरेचर, और कोई भी लिटरेचर बिना इसके सफल नहीं हो सकता है। तो एक रिलीजियस एज में जहां पर डीपली सस्पिशियस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फिक्शन,
poetry and representation, and always likely denounced them as the work of the devil. This was a very great step to take. एक ऐसे एज में थे, आपको पता है सिडनी, जहाँ पर अलग-अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो है, वो उसको भी प्लेस नहीं मिलता था, चाहे वो पोएट्री हो, फिक्शन हो, रिप्रेजेंटेशन हो। जहाँ तक लिटरेचर के वर्क को वर्क ऑफ द डेविल माना जाता था, तो इस एज में इस प्रकार का स्टैंड लेना, ये अपने आप में अच्छा काम था। इन इंग्लिश टू देन क्रिटिकल थ्योरी केम बिफोर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इंग्लिश में भी अगर हम देखें, तो जो क्रिटिकल थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से पहले आया है, एज़ सिडनी इज़ राइटिंग अबाउट लिटरेचर इन जनरल। अब यहाँ पर सिडनी भी देखें तो लिटरेचर के बारे में इन जनरल लिख रहे हैं, नॉट अबाउट इंडिविजुअल वर्क्स और राइटर्स। इंडिविजुअल वर्क्स को के बारे में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि लिटरेचर के बारे में एज़ अ होल लिख रहे हैं, इन जनरल लिख रहे हैं। अब सिडनी के बाद अगर हम देखें, तो लिटरेरी थ्योरी बहुत तेज़ी से एडवांस करती है और ये एडवांस कैसे की? किसके द्वारा? बाय सैमुअल जॉनसन इन द 18th century. So literary theory after Sydney was significantly advanced by Samuel Johnson in the 18th century. 18th century में सैमुअल जॉनसन साहब आए, आप सबको पता है शेक्सपियर पर उनका बहुत बड़ा काम है। लाइव्स ऑफ द पोएट्स उनका जो कि बायोग्राफी कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी है, वो सब ने क्या किया है, जो है जो ये थ्योरी है, इसको एक अलग ही दिशा दे दी। ये अलग एडवांसमेंट की तरफ लेके गया। तो सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स एंड प्रीफेस टू शेक्सपियर कैन बी सीन बोथ एज अनदर मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन क्रिटिकल थ्योरी। कह रहे हैं कि ये दोनों बुक जो इनकी है, इसको आप क्रिटिकल थ्योरी में एक एडवांसमेंट के तौर पर देख सकते हैं, एक स्टेप के तौर पर, एंड एज द स्टार्ट ऑफ द इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इसको इंग्लिश का जो एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो शुरुआत थी, वो शुरुआत आप इसको यहाँ से मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? बिकॉज सिंस ही इज द फर्स्ट टू ऑफर डिटेल्ड कमेंट्री ऑन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। ये पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने किसी सिंगल ऑथर के वर्क्स पर काम किया है। ध्यान रखिएगा, अभी इन जनरल लोग काम करते थे, कोई पोएट्री पे काम कर रहा है, कोई प्रोज पर काम कर रहा है, कोई लिटरेचर एज अ होल काम कर रहा है। सैमुअल जॉनसन वाज द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया, हु ऑफर्ड अ डिटेल कमेंट्री ऑन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। एक सिंगल ऑथर के ऊपर डिटेल कमेंट्री देने का काम किया है। जॉनसन से पहले देखें अगर हम, तो प्रायर टू जॉनसन the only text which had ever been subjected to this intensive scrutiny was the Bible. जॉनसन से पहले आप देखेंगे तो पर्टिकुलर अगर किसी टेक्स्ट को स्टडी किया गया, किसी राइटर को स्टडी किया गया, तो उसके पहले किसी टेक्स्ट को अगर स्क्रूटनी की गई तो इट वाज द बाइबल। केवल बाइबल की स्टडी लोगों ने करी, बाकी और किसी की बुक की नहीं करी थी। एंड द इक्विवेलेंट सेक्रेड बुक्स ऑफ द अदर रिलीजन्स, और मतलब बाइबल मतलब जो खास करके स्क्रिप्चर्स थे, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे फेमस, उन्हीं पर केवल स्टडी की गई, किसी ऑथर के इंडिविजुअल वर्क पर स्टडी नहीं की गई, किसी इंडिविजुअल ऑथर पर स्टडी नहीं की गई। The extension of this practice to works other than those thought to be the direct product of divine inspiration marks a significant moment of progress in the development of secular humanism. अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली बार जो है, जो सेकुलर ह्यूमनिज्म है, वो उसके प्रोग्रेस में बड़ा हेल्प मिला। पहली बार किसी ने जो है एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी बुक के बारे में स्टडी करने का प्रयास किया, और इस प्रैक्टिस ने लिटरेचर में जो थ्योरी है उसको काफी डेवलप करने का काम किया है। इनको क्या हो गया भैया? हैंग कर गया? चलिए, हैंग कर गया है। देखिए, ये एक ऐसी चीज होती है जिसपे हम लोगों का जोर नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट सो टेक्निकली साउंड। जो समझ में आता है कर लेते हैं। अब यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। चलिए, हो गया अपने आप शायद। अच्छा, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से बढ़ेगा। ओके, गॉट इट। चलिए, आफ्टर जॉनसन, ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। जॉनसन के बाद देखें अगर हम, तो कि मेजर बर्जनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इन द वर्क ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स के हाथ में भी काफ़ी कुछ है लिटरेरी थ्योरी का। अगर यहाँ पर हम देखें तो इन द हैंड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, कीट्स एंड शेली।
ना, ये मेजर रोमांटिक पोएट्स थे। वन ऑफ द मेन टेक्स्ट, और इसमें सबसे फेमस टेक्स्ट आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। आप सबको पता है 1800 में जो है हमारे वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा था वर्ड्सवर्थ का। What Wordsworth wrote in this preface was the product of collaborative discussions between himself and Coleridge। तो ये ध्यान रखना, इसमें है क्या? इसमें जो है कॉलरीज और वर्ड्सवर्थ का जो कोलैबोरेटिव वर्क था, उसी का डिस्कशन जो था, वो इसमें 1798 का जो था, उसी के डिस्कशन को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द इंट्रोडक्शन वाज एडेड टू द सेकंड एडिशन। याद रखना, प्रीफेस में पहले इंट्रोडक्शन नहीं था, सेकंड एडिशन में इंट्रोडक्शन ऐड हुआ है। इंट्रोडक्शन वाज एडिटेड टू द सेकंड एडिशन ऑफ द बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1800 आफ्टर द फर्स्ट ऑफ 1798। 1798 में प्रीफेस नहीं था, प्रीफेस 1800 में ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1800 में ऐड किया गया है, 1798 में प्रीफेस नहीं था। Had been met with puzzlement. The book blends high literature and popular literature since it contains literary ballads constructed on the model of the popular oral ballads of ordinary country people। तो इसमें आप देखेंगे तो इस बुक में हाई लिटरेचर और पॉपुलर लिटरेचर के बीच का जो एक ब्लेंडिंग है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए, वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं कि द ओरिजिनल रीडर्स ऑफ लिरिकल बैलेट्स आल्सो डिसलाइक्ड द अबैंडनमेंट ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ वर्बल डेकोरम। कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल रीडर्स थे लिरिकल बैलेट्स के, वो जो कन्वेंशन वर्बल डेकोरम था, उसको अबैंडन करने का जो प्लान था, वो भी उनको खास पसंद नहीं था। These conventions had imposed a high degree of artificiality on poetic language। और इसके पहले आप देखें, खास करके डेकोरम की जब हम बात करते हैं तो न्यू क्लासिकल एज की हम बात कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो डेकोरम, ये कन्वेंशंस थे, इन्होंने लिटरेचर को एक हाई डिग्री ऑफ आर्टिफिशियलिटी मिला के रख दिया था, पोएटिक लैंग्वेज स्पेशली बात करें, मेकिंग इट एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी एवरीडे स्पीच। और ये ऑर्डिनरी जो एवरीडे स्पीच होती है हमारी, उससे बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया था, बहुत ही ज्यादा अलग कर दिया था। Thus, a specialized poetic vocabulary had tended to enjoin the avoidance of simple everyday terms for things, and an elaborate system of rhyme and highly compressed form of grammar had produced a verbal texture of much greater density than that of ordinary language। हालांकि इसके पहले की बात कर रहे हैं कि जब लैंग्वेज थोड़ी सी सोफिस्टिकेट हुई, हाई वोकैबुलरी यूज किया जाने लगा, हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर को यूज किया गया, तो इसके अगेंस्ट में जो है रिवोल्ट भी हुआ है। और रिवोल्ट किया किसने? वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज जैसे दो एम्बिशस जो है यंग पोएट्स थे, हु वर ट्राइंग टू मेक देयर पोएटिक लैंग्वेज एज मच एज लाइक प्रोज एज पॉसिबल, अवॉइडिंग द कन्वेंशंस ऑफ डिक्शन एंड वर्बल स्ट्रक्चर। इनका मानना ये था कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लगभग प्रोज की ही जैसी होनी चाहिए ना, लैंग्वेज जो है वो प्रोज की ही जैसे होनी चाहिए। ये ऐसा मानना था वर्ड्सवर्थ का और कॉलरीज का, एवरीडे लैंग्वेज में यूज की जानी चाहिए। तो इन दोनों ने रिवोल्ट किया, जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ न्यू क्लासिकल एज थी स्पेशली इन डिक्शन में, उसको अपोज किया इन लोगों ने। Thus, this book is one of a number of significant critical works in literary theory। और इसी प्रकार से ये बुक देखेंगे तो उन लिटरेरी थ्योरी में से एक है जिन्होंने क्या किया, whose immediate aim is to provide a rationale for critics own poetic work। जो क्रिटिक के अपने पोएटिक वर्क के बारे में लोगों को एक रैशनल प्रोवाइड करती है, एंड टू एडुकेट एंड द ऑडियंस फॉर इट, और ऑडियंस को इसके लिए एडुकेट भी करती है कि हमने जो पोएट्री लिखी है वो आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इट आल्सो एंटिसिपेट्स इश्यूज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू कंटेम्परेरी क्रिटिकल थ्योरी। इसको छोड़ दीजिए, सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन पोएटिक लैंग्वेज एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया है कि जैसे जो पोएटिक लैंग्वेज होती है और जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, एंड दैट बिटवीन लिटरेचर एंड अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग, लिटरेचर और अदर ब्रांचेज ऑफ राइटिंग जो हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, इस पर सब डिस्कशन इन्होंने किया हुआ है। इसी रोमांटिक एज में एक और बुक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बुक है, वो है हमारे कॉलरीज साहब की। कॉलरीज साहब, a second significant work in the romantic era was Coleridge's misleadingly titled Biographia
लिटरेरिया। अच्छा ये जो है टाइटल थोड़ा-सा मिसलीडिंग है। आप पढ़ेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया तो थोड़ा-सा आपको लगेगा। द टाइटल माइट लीड अस टू एक्सपेक्ट अ वर्क लाइक जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स। आप टाइटल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे जॉनसन की लाइव्स ऑफ द पोएट्स है, जिसमें वो बहुत सारे राइटर्स की लाइव्स बायोग्राफी को लिखते हैं और उसको क्रिटिकली स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पर लगेगा बायोग्राफिया लिटरेरिया में भी उसी प्रकार से होगा। बट इन फैक्ट मच ऑफ इट डायरेक्टली एड्रेसेस द आइडियाज कंटेन इन वर्ड्सवर्थ प्रीफेस। लेकिन ज़्यादा वास्तविकता तो ये है कि वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस में जो भी आइडियाज हैं, उसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कुछ ऐड करके, कुछ एडिट करके चीज़ों को और आगे बढ़ा करके और अलग तरीके से कुछ नई चीज़ें ला करके इस बुक में रखा है इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो आपका बना कि बायोग्राफिया लिटरेरिया अगर हम देखें तो इज़ डायरेक्टली एड्रेस टू द आइडियाज गिवन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में जो आइडियाज हैं उन्हीं को एड्रेस करने के लिए बायोग्राफिया लिटरेरिया इन्होंने लिखा हुआ है। Showing by a close consideration of aspects of his work that Wordsworth writes his best poetry when he is furthest away from adherence to his own theories of what poetry should be। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि वर्ड्सवर्थ की सबसे बेस्ट पोएट्री उन्होंने तब लिखी है जब वो अपनी खुद की आइडिया से बहुत दूर थे कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए। उस आइडिया से जब बहुत दूर थे तब उनकी सबसे बेहतर पोएट्री आई हुई है। मतलब एक प्रकार से देखें तो इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ पर चार्ज लगाया है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएट्री में ही अपनी थ्योरी को फॉलो नहीं किया है। Indeed, in the years during which he and Coleridge had drifted apart as friends, they had also taken radically different views about the nature of poetry। दोनों मित्र थे, आपको पता है, एक साथ-साथ अपना रहते थे, तो दोनों का जो है नेचर ऑफ पोएट्री पर काफ़ी अपने व्यूज़ थे, उस पर डिस्कशन भी किया करते थे। Coleridge came to disagree completely with the view that the language of poetry must strive to become more like the language of prose। कॉलरीज जो है इस बात से डिसएग्री करते थे कि जो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री है वो लगभग लैंग्वेज ऑफ प्रोज की तरह ही होनी चाहिए। He saw this as an improvisement of the poetic effect which must ultimately prove suicidal। कह रहे हैं कि इससे तो पोएटिक इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली ये ऑथर के लिए सुसाइडल हो जाएगा। द आर्गूमेंट dovetails neatly with the works already cited। और आप प्रीफेस और इन सब में इसको पढ़ लेंगे। खास करके बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये बताते हैं कि जो लैंग्वेज वो कहते हैं कॉमन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड लैंग्वेज ऑफ प्रोज मस्ट बी द सेम, लगभग सेम होनी चाहिए। उस पर कहते हैं ये थोड़ा-सा सुसाइडल हो जाएगा क्योंकि पोएटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। If literature and other works differ in their aims and effects as Aristotle and Sidney had maintained, and if poetry, unlike other kinds of writing, aims to teach by entertaining, then the major way in which the entertaining is done must be through the language in which it is written। तो कुल मिला-जुला के ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अरिस्टोटल और सिडनी की तरह जो है कि कोई वर्क आपको टीच भी करे, आपको जो है डिलाइट भी करे और आप चाहते हैं कि इसको आप मेंटेन करके रखें, तो लैंग्वेज को बहुत वरीयता जो है प्रेफ़रेंस आपको देने की ज़रूरत है और जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई है उस पर ये बहुत डिपेंड करता है। द लैंग्वेज एंटरटेन्स बाय इट्स फिक्टिव क्वालिटीज़। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज हमें कैसे एंटरटेन करती है? लैंग्वेज के अंदर एक फिक्टिव क्वालिटीज़ होती है। दिस इज़ द सोर्स ऑफ एस्थेटिक इफ़ेक्ट। और यही हमारे अंदर प्लेज़र एस्थेटिक जो है उत्पन्न करने का काम करता है। एस्थेटिक इफ़ेक्ट को एंटरटेन जो है इमर्ज करने का काम, एराइज़ करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज करता है। लैंग्वेज में एक फिक्टिव क्वालिटीज़ होती है। समथिंग लाइक दिस इज़ आल्सो कन्वर्टेड इन शेलीज़ अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। और इसी तरह का कुछ मिलता-जुलता अगर आप देखेंगे तो चीज़ कौन बताता है? शेली का जो एक पीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, इसमें लगभग इसी तरीके से वो बताते हैं कि जो पोएट्री है उसके अंदर कुछ फिक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं। Which sees poetry as essentially engaged in what a group of 20th century Russian critics later called defamiliarization। ये भी मानते हैं कि पोएट्री जो है इसेंशियली वो इंगेज करती है ऐसी चीज़ों में जिसको बाद में चलकर रशियन जो क्रिटिक्स थे, फॉर्मलिस्ट थे, उन्होंने डिफेमिलाइजेशन कहा है। ये उसी में है, मतलब आप डिफेमिलाइज करिए तभी एंटरटेन मिल पाएगा।
Shelley anticipates this term since for him poetry strips the veil of familiarity from the world. कह रहा है कि पोएट्री को डिफाइन करते हुए शेली कहते हैं कि पोएट्री क्या करती है, स्ट्रिप्स द वेल ऑफ फेमिलियरिटी। जो फेमिलियरिटी का जो पर्दा है ना, उसको स्ट्रिप करती है फ्रॉम द वर्ल्ड, वर्ल्ड से, तभी पोएट्री अच्छी बनाती है हमें। मतलब दुनिया से हमें डीफेमिलियराइज करने का काम करती है। अगर जो चीज हम देख रहे हैं वही चीज अगर हम देखेंगे, वही चीज सुनेंगे, तो शायद वो हमें उतना आनंद नहीं करेगी। डीफेमिलियराइज करेंगे तो वो चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी। इट परजेस फ्रॉम आवर इनवर्ड साइड द फिल्म ऑफ फेमिलियरिटी। ये बड़ा ही फेमस है। जब हम डिफेंस ऑफ पोएट्री में कुछ लाइंस को आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये भी आपको नोट करा देंगे। फिलहाल इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट कंपेल्स अस टू फील दैट विच वी परसीव एंड टू इमेजिन दैट विच वी नो। ये क्या होता है, ये हमें मजबूर करता है। देखिए, हम जो जानते हैं और हम जो परसीव करते हैं, दोनों के प्लेजर में बड़ा अंतर होता है। व्हाट वी परसीव एंड व्हाट वी नो, हम जो जानते हैं और जो परसीव करते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के प्लेजर देते हैं। और अगर हम जिससे फेमिलियराइज हैं, वो चीजें हमें उतनी प्लेजर नहीं देती हैं। दिस रिमार्केबल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट आल्सो एंटिसिपेट्स टी.एस. इलियट्स नोशन ऑफ इम्पर्सनालिटी। और यही अगर आप देखें तो टी.एस. इलियट की जो इम्पर्सनालिटी है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी है, जहां पर वो कहते हैं कि पोएट को बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ना। उस नोशन को अगर देखें तो कुछ हाल फिलहाल जो है उसको शेली फॉलो करते हुए दिखते हैं। और ये इनका थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आया कहाँ था, ये इनकी एक ऐसे है जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। अभी पीजीटी के एग्जाम में आया भी था, 1919 में इनका ऐसे आया था। उसी में इन्होंने जो है इम्पर्सनालिटी की अपनी थ्योरी दी हुई है। whereby there is a distinction between, as we might call it, the author and the writer। और इसीलिए कह सकते हैं कि author and writer के बीच में एक जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, वो यहाँ पर आता है। author कौन है, who is the person behind the work, and the writer who is so as to speak the person in the work। author जो होता है किसी वर्क के बिहाइंड जो होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव राइटिंग जो होती है वो ऑथर होता है, और सब्जेक्टिव राइटिंग जो होती है वो राइटर होता है। इन इलियट्स व्यू द ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द टू द बेटर। और इन दोनों के बीच में जितना सेपरेशन होगा उतना ही बेहतर लिटरेचर होगा। सिंस द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड माइंड विच क्रिएट्स। कह रहे हैं कि क्यों ये डिफरेंस अगर होगा तो पोएट्री उतनी ही परफेक्ट होगी। द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, जितना परफेक्ट, जितना बेहतरीन आर्टिस्ट होगा, उतना ही वो अपने आप को पोएट्री से सेपरेट रखेगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब पोएट्री में अपने आप को नहीं डालेगा, सब्जेक्टिव नहीं बनाएगा, बल्कि पोएट्री से दूर भागेगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो रशियन जो फॉर्मलिस्ट थे, बाद में चलकर जिसको डीफेमिलियराइजेशन टर्म नाम दिया है, जिसको शेली साहब पहले ही हम लोगों को बता रहे हैं, तो वही डीफेमिलियराइजेशन की बात ये भी कर रहे हैं कि सबसे अच्छी पीस ऑफ पोएट्री, और कहें कि एक बेहतर ऑथर कौन हो सकता है, राइटर कौन हो सकता है, तो कह रहे हैं कि एक बेहतर आर्टिस्ट वही हो सकता है जो टेक्स्ट से अपने आप को सेपरेट करे, जितना ज्यादा दूर कर सकता है उतना ज्यादा दूर करे, तो वही एक बेहतर क्रिएटर माना जाएगा, वही एक बेहतर राइटर माना जाएगा। So that poetry is not simply the conscious rendering of personal experiences into words। और टी.एस. इलियट भी यही कहते हैं कि पोएट्री जो है वो हमारा जो है एक मतलब अपने जो हमारे वर्ड्स हैं उसको सिंपली कॉन्शियस वर्ड्स को जो है राइटिंग में लिख देना, दैट इज नॉट द पोएट्री। वो पोएट्री नहीं है कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप उसी में जो है घुसेड़ते चले जा रहे हैं, ये पोएट्री नहीं कहलाती है। Shelley registers all this 100 years earlier in his characteristically magisterial prose। और शेली इस सब बातों को 100 साल पहले ही अपने प्रोज में जो उनका डिफेंस ऑफ पोएट्री है उसमें उन्होंने कहा हुआ है। लाइन वहां पर दी हुई है डिफेंस ऑफ पोएट्री में, लाइन 999 से 1003 जो इनकी लाइन है, ये यहाँ पर कोट की है इन्होंने। द माइंड इन क्रिएशन इज एज फेडिंग कोल
which some invisible influence like an inconsistent wind awakens to transitory brightness. This power arises from within, like the color of a flower, which fades and changes as it is developed, and the conscious portions of our natures are unprophetic either of its approach or of its डिपार्चर। तो ये लाइन आप याद कर लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर इन्होंने पोएट्री के बारे में बताया है कि उतनी ही अच्छी पोएट्री होती है जितना बेटर हम उससे फेड अवे करते हैं, जो पर्सनल इमोशंस होते हैं उसको हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। There is also an anticipation of the here of the Freudian notions of the mind as made up of conscious and unconscious elements. अब थोड़ा-सा यहाँ पर देखें तो जो आगे चल के सिगमंड फ्रॉयड का नोशन है, नोशन ऑफ कॉन्शसनेस और अनकॉन्शसनेस, वो एलिमेंट्स भी हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। इंडीड द आइडिया ऑफ द अनकॉन्शियस इज एन एसेंशियल वन इन रोमांटिसिज्म। अगर आइडिया ऑफ द कॉन्शसनेस की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट शुरू में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? रोमांटिक पोएट्री में मिलता है, रोमांटिसिज्म में मिलता है, आइडिया ऑफ कॉन्शसनेस। एंड इम्प्लिसिट इन एवरीथिंग रिटन अबाउट पोएट्री बाय अनदर मेजर रोमांटिसिस्ट। और बहुत सारे अदर जो मेजर रोमांटिसिस्ट हैं, खास करके स्पेशली जॉन किट्स जो हैं, उनकी पूरी राइटिंग में आप देखेंगे तो ये पूरा इम्प्लिसिट आपको दिखेगा, पूरा का पूरा दिखेगा। जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो एलिमेंट है वो पूरा देखने को आपको मिलेंगे। Keats did not write formal literary theory in the way Wordsworth, Coleridge and Shelley. Wordsworth, Coleridge, Shelley की तरह formal literary theory में वो नहीं लिखते हैं, but he did reflect on poetry in a sustained way in his letters. बल्कि बड़े ही sustained तरीके से अपने letters में, खास करके जो अपने भाई को, अपने मित्र को लिखते थे, उसमें ये poetry के बारे में discussion किया करते थे। He too formulates a notion of the workings of the unconscious. फॉर इंस्टांस इन लेटर टू बेली, इनके फ्रेंड थे बेली, बेली को 22 नवंबर 1817 को इन्होंने पत्र लिखा था। वहां पर वर्किंग्स ऑफ द अनकॉन्शियस के बारे में इन्होंने उसको लिखते हुए बोला था, व्हेन ही स्पीक्स ऑफ हाउ द सिंपल इमेजिनेटिव माइंड में हैव इट्स रिवॉर्ड्स इन द रिपीटेशन ऑफ इट्स ओन साइलेंट वर्किंग कमिंग कंटिन्यूअली ऑन द स्पिरिट विथ अ फाइन सडननेस। तो ये अपने मित्र को, बैली को 1817 में एक पत्र लिखा है। वहां पर ये बोलते हुए कहते हैं कि जो सिंपल इमेजिनेटिव माइंड होता है उसका सबसे बड़ा मे हैव इट्स रिवॉर्ड्स इन द रिपीटिशन ऑफ इट्स ओन साइलेंट वर्किंग। जो उसकी खुद की साइलेंट वर्किंग होती है उसी को बार बार रिपीट करता है, विच कंटिन्यूअली ऑन द स्पिरिट विथ अ फाइन सडननेस, और जो वो मतलब तत्परता के साथ उसको इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री पुट करता है। साइलेंट वर्किंग ऑफ द माइंड क्या है? यही अनकॉन्शियस है। मतलब जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साइलेंट माइंड में पड़ी हुई होती हैं, अनकॉन्शियस में पड़ी होती हैं। साइलेंट वर्किंग ऑफ द माइंड इज द अनकॉन्शियस एंड द स्पिरिट इनटू व्हिच इट इरप्ट्स इज द कॉन्शियस। और स्पिरिट जो होती है, स्पिरिट ऑफ सडननेस, ये जो होती है कॉन्शियस है। तो एक हमारा साइलेंट वर्किंग हो गया, दैट इज अनकॉन्शियस, और एक हमारा हो गया स्पिरिट स्पिरिट ऑफ सडननेस, फाइन सडननेस, ये क्या हो गया? हमारा कॉन्शियसनेस हो गया। तो अगर हम देखें तो ये जो सिगमंड फ्रायड आगे चलकर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को हमें बताते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, कीट्स ने अपने लेटर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कीट्स आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, और अभी ये भी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था। कीट्स ने जो अपना नेगेटिव कैपेबिलिटी की आइडिया दिया हुआ है, आल्सो अमाउंट्स टू दिस सेम प्रिविलेजिंग ऑफ द अनकॉन्शियस, और यही जो अनकॉन्शियस है इसी को डिफाइन करते हैं अपने नेगेटिव कैपेबिलिटी में। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी यही होता है टू निगेट, ना, निगेट करना। मतलब अगर एक ऑथर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो निगेट कर ले। निगेट किसे करना है? जिस चीज में वो खुद लिखता है उसको पता है कि ये सही नहीं है, ये मिस्टीरियस है, हाँ, लेकिन उसको पता है, लेकिन वो ऐसे पुट करता है कि मानो रियलिटी है, और ऐसे दिखाता है मानो रियलिटी है, और ये करने की कैपेबिलिटी अगर उसके अंदर है तो वही नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाती है। तो कह रहा है कि ये क्या है? इम्पर्सनलाइज करना, ना, इम्पर्सनलाइज करना। दिस सेम डिजायर टू अलाउ इट्स स्कोप टू वर्क, नेगेटिव कैपेबिलिटी बीइंग, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है? व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज। जब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि आप अनसर्टेनिटीज में
मिस्ट्रीज में आप अपने आप को रख सकें, मिस्ट्रीज में, अनसर्टेनिटीज में, डाउट्स में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर द फैक्ट एंड रीजन। मतलब आप फैक्ट एंड रीजन को जानने की कोशिश न करें, यू नो कि ये मिस्ट्रीज हैं, ये अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन आप उसके पीछे भागने की कोशिश न करें, आप उसी अनसर्टेनिटीज एंड मिस्ट्रीज में डिलाइट खोज लें। दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, वही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। इन्होंने अपने फ्रेंड, अपने भाई को लेटर लिखा था, ध्यान रखिएगा, 21 दिसंबर 1817 को, उसी में नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में इन्होंने बात करी थी। अब यही सब एग्जाम में आता है तो आप लोग पूछते हैं कि सर ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब सारे लेटर्स तो नहीं पढ़ सकते ना, इसीलिए हमारे बहुत सारे राइटर्स ने इतनी मेहनत करी है। पीटर बेरी, अब ये बुक ऐसे थोड़ी ना आ गई होगी, सालों की मेहनत है उनकी, तो उन्होंने ये चीजें दी हैं यहाँ पर। In the critical writings of romantics, then there are many anticipations of the concerns of critical theory today. तो आज हम क्रिटिकल थ्योरी में जो पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रोमांटिक्स में पहले से ही देखने को मिलती हैं। रोमांटिक्स के बाद अगर हम देखें तो आफ्टर द रोमांटिक्स द मेन डेवलपमेंट्स इन क्रिटिकल थ्योरी वर द वर्क ऑफ मिड एंड लेट विक्टोरियंस। तो इसके बाद अगर हम देखें तो मिड एंड लेट विक्टोरियंस में क्रिटिकल थ्योरी में काम हुआ, जैसे जॉर्ज इलियट हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे बड़ा नाम, और हेनरी जेम्स। जॉर्ज इलियट्स का जो क्रिटिकल वर्क है तो रेंजेस वाइडली ओवर क्लासिकल एंड कॉन्टिनेंटल राइटर्स। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इनका ज्यादातर जो वर्क है जॉर्ज इलियट का, वो क्लासिकल और कॉन्टिनेंटल राइटर्स पर बेस्ड है। एंड फिलोसफिकल इश्यूज एज डिड कॉलरिज, और कुछ फिलोसफिकल इश्यूज पर जैसे कॉलरिज डिस्कस करते हैं, जैसे इमेजिनेशन का और फैंसी वगैरह का जो फिलोसफिकल इशू है उस पर डिस्कस करते हैं। It is worth emphasizing this since there are two distinct tracks in the development of English criticism. इसको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि दो ट्रैक यहाँ पर चल रहे हैं क्रिटिसिज्म में। One track leads through Samuel Johnson and Matthew Arnold to T.S. Eliot. एक ट्रैक हमें लेके जाता है कहाँ से? सैमुअल जॉनसन से शुरू होता है, मैथ्यू अर्नोल्ड और टी.एस. एलियट तक लेके जाता है, एफ.आर. लेविस तक लेकर के जाता है। और ये जो ट्रेंड है, दिस माइट बी कॉल्ड द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ट्रैक, और ये जो ट्रैक है सिडनी वाला, इसको हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का ट्रैक कह सकते हैं। इट टेंड्स टू सेंटर अपॉन द क्लोज एनालिसिस ऑफ द वर्क ऑफ पर्टिकुलर राइटर्स। ये सब के सब जो है पर्टिकुलर राइटर्स के वर्क्स को क्लोज एनालिसिस करते हैं, एंड गिव्स अस आवर फेमिलियर ट्रेडिशन ऑफ क्लोज रीडिंग, और हमारा जो क्लोज रीडिंग का ट्रेडिशन रहा है उसके बारे में बताते हैं। द अदर ट्रैक, और दूसरा जो ट्रैक है, ये सिडनी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉर्ज इलियट एंड हेनरी जेम्स की तरफ लेकर के जाता है। दिस ट्रैक इज वेरी मच आइडियाज लेड। ये ट्रैक जो है आइडियाज लेड है रादर देन टेक्स्ट लेड। मतलब टेक्स्ट नहीं बल्कि टेक्स्ट में क्या आइडियाज हैं उस पर लेड है। मतलब एक तो ट्रैक है जो कि टेक्स्ट क्लोज रीडिंग को कहता है कि जो इसमें लिखा है उसके बारे में डिस्कस करो। एक कहता है कि इसमें जो लिखा गया उसके बिहाइंड आइडिया क्या है उसको स्टडी करो। तो दो ट्रैक हो गए, एक जो टेक्स्ट को लिखा है क्लोज रीडिंग, और एक जो है इस टेक्स्ट के बिहाइंड आइडियाज क्या थे उसकी जो रीडिंग करता है, स्टडी करता है। तो दो ट्रैक डेवलप हो रहे हैं। इट टेंड्स टू टैकल बिग जनरल इश्यूज कंसर्न्ड विथ लिटरेचर। जैसे ये जो दूसरा वाला ट्रैक है, ये लिटरेचर में जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, जनरल इश्यूज होते हैं, उस पर बात करता है। जैसे हाउ आर लिटरेरी वर्क्स स्ट्रक्चर्ड, लिटरेरी वर्क्स कैसे स्ट्रक्चर हुआ, हाउ डू दे अफेक्ट रीडर्स और ऑडियंसेस, और ये जो होते हैं ये रीडर्स को प्रभावित कैसे करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज का नेचर क्या होता है। हाउ डज लिटरेचर रिलेट टू कंटेम्पोरेरी एंड टू द मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड जेंडर, लिटरेचर वर्तमान समय के पॉलिटिक्स, जेंडर, इन सब से कैसे अपने आप को कोरिलेट करता है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट लिटरेचर फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, लिटरेरी कंपोजिशन के एक्ट का क्या नेचर होता है। तो ये जो दोनों ट्रैक हैं, दीज टू ट्रैक preoccupations are very similar to the concerns of the critical theorists who became prominent from the 1960s onwards। और ये जो दोनों ट्रैक थे ये उसी प्रकार से कंसर्न हैं जैसे 1960s से आगे हम चलते हैं तो बहुत सारे हमें क्रिटिकल थियरिस्ट मिलते हैं, उसी रूट को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दीज कंसर्न्स आर नॉट एन एक्सोटिक impositions upon native Anglo-American approaches to literature, but rather have been part of it from the
बिगिनिंग। कह रहे हैं ये मत सोचिए कि ये अप्रोचेज़ इम्पोज़ की गई हैं और जो है एक एक्सोटिक इम्पोजिशंस हैं, बाहर से लादा गया चीज़ है, बल्कि ये नेटिव एंग्लो अमेरिकन अप्रोचेज़ हैं, जो शुरुआत से अस्तित्व में रही हैं। और इसी को आगे चल के 1960s से खूब स्टडी किया गया है। लेकिन फिलहाल वहां तक पहुंचे उसके पहले हम क्लोज रीडिंग पर चलते हैं। The insistence upon close reading in the 1920s sprang partly from the work of Matthew Arnold in the previous century. ये नोट कर लेना। क्लोज रीडिंग 1920 में जो 1920s में आया था क्लोज रीडिंग का, खूब उस समय फेमस हुआ क्लोज रीडिंग वाला थ्योरी। ये वास्तव में थ्योरी आया कहाँ से? इसके थोड़ा-सा पीछे हम जाएँगे तो मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क से आया है, ध्यान रखिएगा। क्लोज रीडिंग का जो थ्योरी आया है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क से आया है। Arnold has remained a key canonical figure in the history of English criticism, partly because F.R. Lewis adapted several of his ideas and attitudes and gave them 20th century currency. एक वजह और भी है कि इनको F.R. लेविस ने काफी फेमस किया है, उनको अडॉप्ट किया और उनके कुछ आइडियाज को अडेप्ट किया अपने जो है बुक में और उसको स्थान दिया 20th century literary criticism में. And all feared that the decline of religion would leave an increasingly divided society with no common system of beliefs, values and images with potentially disastrous consequences. अर्नोल्ड को एक डर था जो है, जहां पर वो बात करते हैं कि जब रिलीजन का डिक्लाइन होगा तो निश्चित रूप से सोसाइटी डिवाइडेड हो जाएगी और एक कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीफ वैल्यूज नहीं बचेगा और इसका बहुत बुरा परिणाम आने वाले समय में होगा। खास करके जो विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। He saw literature as a possible replacement for religion, और आप जानते ही हैं ना कि इन्होंने कहा था कि रिलीजन का अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है तो वो लिटरेचर है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, बहुत फेमस है, मैं ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुका हूँ। As a possible replacement for religion in this regard, but believed that the middle classes on whom the burden and responsibility of democracy largely fell had been progressively debased by materialism and philistinism. भैया ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि रिलीजन का रिप्लेसमेंट जो है वो लिटरेचर हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि हमारी रीढ़ की हड्डी है मिडिल क्लास ना, ये जो है मिडिल क्लास हमारा, ये अगर देखें तो प्रोग्रेसिवली ये डिबेस होता जा रहा है, ये डिग्रेड होता जा रहा है। और डिग्रेड कैसे हो रहा है? मटेरियल ग्रोथ से और फिलिस्टीनिज्म से ये धीरे 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 बेचारा डिग्रेड होता जा रहा है। और इनको डर है कि कहीं डेमोक्रेसी जो लार्जली कह सकते हैं कि रिलाई करती है, वो किस पर करती है? इन्हीं मिडिल क्लास पर करती है और ये डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिबेट होते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाए। लेकिन फिलहाल उनका मानना भी था कि क्रिटिक्स का यही काम है कि द क्रिटिक वुड हेल्प सच पीपल, क्रिटिक ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे टू रिकॉग्नाइज, इस चीज की पहचान करने में क्या, जो कि इनका डिफिनीशन ही है, द बेस्ट दैट हैज बीन नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो कुछ भी बेहतरीन सोचा आज तक गया है और जाना गया है, उसको पहचानने में मिडिल क्लास की जो मदद करेगा वो यही थ्योरी करेगा और इसी से वो अपने आप अपना अस्तित्व बचाकर रख पाएंगे। And thus enable them to give individual assents to the canon of great works which had emerged through the collective wisdom of the ages। और दुनिया की जो है सदियों की जो बहुत सारे विजडम्स हैं उसको कलेक्टिवली जो है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा और समझाने का काम करेगा। अर्नोल्ड की अगर हम देखें, उनका जो जितने भी उनके थॉट्स हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थॉट्स हैं, दे आर कंटेन्ड इन हिज एसे। उनके एसेज हैं जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, बहुत ही फेमस है इसमें, एंड द स्टडी ऑफ पोएट्री। ये दोनों जो इनके एसेज हैं, इसमें इनके ज्यादातर सिग्निफिकेंट थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। ही स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस फॉर लिटरेचर ऑफ रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड। अब ये कहते हैं कि लिटरेचर को डिसइंटरेस्टेड रखने में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर डिस्कस करते हैं। डिसइंटरेस्टेडनेस कई बार ये पूछा गया एग्जाम में है, बाय विच मींस पॉलिटिकली डिटैच्ड। अब ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है कि डिसइंटरेस्टेड से उनका क्या मतलब है। तो डिसइंटरेस्टेड से मतलब है कि जो राइटिंग होनी चाहिए वो पॉलिटिकली डिटैच्ड होनी चाहिए एंड अनकमिटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन।
किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को डेडिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कमिटेड नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम से अनकमिटेड होनी चाहिए, मतलब प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकली डिटैच्ड होनी चाहिए, तो वही इनका डिसइंटरेस्टेड है। कई बार आपसे वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिसइंटरेस्टेडनेस as used by Matthew Arnold? So disinterested means any piece of literary work should keep it detached from the any political actions or any political thoughts or any specific program of action. इनसे अपने आप को दूर कर रहे, डिटैच्ड रखे, तो वही डिसइंटरेस्टेड है। The goal of literary criticism is that of attaining pure disinterested knowledge, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो गोल होना चाहिए वो प्योर और डिसइंटरेस्टेड नॉलेज को अटेन करने में होना चाहिए। दैट इज द यूज अनदर ऑफ हिज फेवरेट फ्रेजेस, और ये भी ये यूज करते हैं फ्रेज डिसइंटरेस्टेड नॉलेज ऑफ सिंपली अप्रिशिएटिंग द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इट रियली इज। कुल मिला जुला करके इनका कहना है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही उसको इवेल्युएट करना, without in wanting to press the insight gained into the service of the specific line of action। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हो, उससे प्रभावित हैं और जो टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट में है उससे प्रभावित होकर के, प्रेजुडिस होकर के आप इसको इवेल्युएट करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट में जो है उसी को इवेल्युएट करिए। तो क्लोज रीडिंग इसी को बोलते हैं, क्लोज रीडिंग। यही कि मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखाना, दैट इज क्लोज रीडिंग। यही क्लोज रीडिंग है भैया, ध्यान रखना, और यही मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है। आगे चलकर इस पर बहुत स्टडीज हुई हैं। Arnold's key literary critical devices is the notion of the touchstone। आपको पता ही है इन्होंने touchstone method दिया, which avoids any definitions of desirable literary qualities and merely suggesting using aspects of the literature of the past as a means of measuring and assessing the literature of today। आप सब जानते हैं कि कहते हैं कि आज का कोई लिटरेचर है, अगर उसको आपको बताना है कि अच्छा है कि बुरा है, तो पास्ट के कुछ एग्जांपल्स लीजिए, टच स्टोन जिसको कहते हैं, वो जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको एग्जांपल्स लीजिए और उस टाइप के एग्जांपल से उसको कंपेयर करिए, जितने परसेंट तक उस पर फिट बैठता है उतना बेहतर वो राइटिंग है। यही इनका टच स्टोन मेथड था। आप सब जानते हैं टच स्टोन बड़ा फेमस मेथड है। द वे द टच स्टोन वर्क्स इन कंसाइजली एक्सप्लेन्ड इन जे कडन्स डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी। आप कडन साहब की लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरी की बहुत ही फेमस बुक है, M.A.R. हबीब एंड कडन साहब हैं, डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, बहुत ही फेमस है। उसमें ये डिफाइन करते हैं इसको, टच स्टोन को, तो डिफाइन करते हैं कि टच स्टोन इज सो कॉल्ड बिकॉज गोल्ड इज ट्राइड बाय इट। वहां पर दिखाते हैं, इन्होंने डिफिनेशन दिया है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड यूज द वर्ड इन हिज एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो ये ध्यान रखना, टच स्टोन इनका किस में आया है, इनके 1880 का एक ऐसे है जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोएट्री इन कनेक्शन विथ लिटरेरी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड, जिसमें ये लिटरेरी क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को जब डिस्कस कर रहे होते हैं वहीं पर टच स्टोन मेथड इन्होंने दिया हुआ है। Arnold advises that we should have always in mind lines and expressions of the great masters and apply them as a touchstone to other poetry। जब किसी पोएट्री को आप इलेबोरेट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आपको जो हमारे ग्रेट मास्टर्स हैं उनके वर्ड्स को, उनके लाइंस को, उनके एक्सप्रेशंस को अपने दिमाग में रखना चाहिए, और जब वो आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बेहतर इस पीस को इवेल्युएट कर पाएंगे। He suggests that his touchstone method should provide the basics for a real rather than an historic or personal estimate of poetry। कह रहे हैं कि उनका मानना यह है कि रियल इवेल्युएशन होना चाहिए इससे, न कि हिस्टोरिक या पर्सनल एस्टिमेट आप बना लीजिए कि किसी राइटर से आप प्रभावित हो गए फिर उसी को पर्सनल एस्टिमेट करा ली, बल्कि उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो ब्यूटीज हैं, उस पर ये कितना खरा उतर रहा है, बस उसको स्टडी करना है, ना कि उससे प्रभावित होकर के पता चला शेक्सपियर हमें बहुत पसंद है और शेक्सपियर कुछ भी लिखते हैं वो अच्छा ही हम मानते हैं उसको, और उससे प्रभावित होकर के हम इसको चाहते हैं कि शेक्सपियर जैसा ही लिखे, तो शेक्सपियर जैसा नहीं लिख पाएगा फिर हम उसको बुरा बोल देंगे। ऐसा नहीं है, उस पर खरा उतर रहा है तो अच्छी पीस ऑफ पोएट्री है, अदरवाइज नहीं है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century द क्रिटिकल नेम्स इन ब्रिटेन वो, और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century देखें 1901 से लेकर के अगर 40-40 तक के बाद 50 तक बात करें तो कुछ क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे जिनमें नाम आता है फॉर लेविस का, टी.एस. इलियट का, विलियम एप्सन का, ये रिचर्ड्स का, ये सब जो नाम है ऑल एक्सेप्ट इलियट वर एट कैम्ब्रिज इन द 1920s। केवल इलियट को इसमें से छोड़ दिया जाए
तो ये जो एफ.आर. लेविस हैं, विलियम इब्सन हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, ये सब के सब तीनों लोग कहाँ से पढ़े हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखिएगा। 1920s में कैम्ब्रिज से इन लोगों ने पढ़ाई करी है एंड 1930s 20s एंड 30s में involved in the pioneering English school there with had a powerful influence on the reaching of English worldwide up to the 1970s। और ये लोग एक ऐसे लिटरेरी थॉट्स ऑफ स्कूल में इन्वॉल्व हुए जो आगे चल के 70s तक लिटरेरी थ्योरी को बहुत प्रभावित किया है। तो ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एफ.आर. लेविस हैं, आपके इब्सन हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, ये सब के सब कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे और इनके जो आइडियाज हैं अगर हम देखें तो आगे चलकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि इनमें इलियट का एक नाम आता है जो कि अर्ली मॉडर्न थियोरिस्ट माने जाते हैं। आइए श्रीनाथ नारायण, ये क्या है भैया? अब ये क्या कह रहे हैं कि इलियट्स कंट्रीब्यूशन टू द कैनन ऑफ रिसीव्ड क्रिटिकल आइडियाज वाज द ग्रेटेस्ट, हिज मेजर क्रिटिकल आइडियाज बीइंग। कह रहे हैं इनमें से अगर हम देखें तो जो इलियट हैं उनके इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा क्रिटिकल आइडियाज में वो बहुत ही बड़ा रहा है। कुछ उनके हैं यहाँ पर आइडियाज जिनको यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं, जैसे द नोशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आप सबको पता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये नोशंस हैं। डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ हिज रिव्यू आर्टिकल ऑन हर्बर्ट ग्रियर्सन्स एडिशन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ध्यान रखना ये कई बार पूछा है। ये क्या है? हर्बर्ट ग्रियर्सन का जो है रिव्यू कर रहे थे। द नोशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ हिज रिव्यू। ये इनका जो रिव्यू हो रहा था आर्टिकल, हिज रिव्यू आर्टिकल ऑन हर्बर्ट ग्रियर्सन्स एडिशन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो हर्बर्ट ग्रियर्सन का जो मेटाफिजिकल पोएट्स का एडिशन था उसका जो रिव्यू आर्टिकल था उसी में इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी लिखा है। तो ध्यान रखना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो है ये एक रिव्यू आर्टिकल था, इनका जो मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे है ये एक रिव्यू आर्टिकल था, उसी में इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दिया हुआ है। द नोशन ऑफ पोएटिक इम्पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी हम जिसको बोलते हैं पोएटिक इम्पर्सनैलिटी, डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ हिज टू पार्ट एसे। ध्यान रखना इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट दो पार्ट में लिखा गया है, दो पार्ट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में एंड द नोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इनका जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हुआ है डेवलप्ड इन इज एसे ऑन हैमलेट, वो इनका हैमलेट पर जो एसे है उसमें है। इनके ये कुछ क्रिटिकल आइडियाज हैं, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ये अलग अलग एसेज में इन्होंने डेवलप करके हमें दिया हुआ है। ऑल दीज आइडियाज हैव बिकम कंट्रोवर्शियल, और ये सब आइडियाज जो है काफी कंट्रोवर्शियल एंड कहें कि डिस्कस रहे हैं। द आइडिया दैट डिसोसिएशन of sensibility occurred in the 17th century, radically separating thought from feeling, is one for which historical evidence has never been found। एक आइडिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो ये बताते हुए रिव्यू करते हुए हमें कहते हैं कि ये 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स में था। मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे ये चीज आज भी डिपीटेड है क्योंकि इसका कोई एविडेंट हमें नहीं मिलता है, एविडेंस इसका कुछ हमें नहीं मिलता है। और ये मेटा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या था कि डिसोशिएट करना, मतलब सेपरेट थॉट फ्रॉम फीलिंग, मतलब जो आप सोचते हैं और जो आप महसूस करते हैं उसको अलग अलग रखिए, यही है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब फीलिंग और थिंकिंग को अलग अलग रखना चाहिए ना, और इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलता नहीं कि ये 17th सेंचुरी जो लिटरेचर है उसमें पाया जाता है। Later in his career, Eliot denied that he thought the dissociation had been caused by the English Civil War। बाद में इन्होंने भी ये डिनाई किया कि उनका सोचना ये था कि ये जो डिसोसिएशन है ये इंग्लिश सिविल वॉर की वजह से कॉज्ड हुआ था।
though he added rather cryptically that he thought it might have been caused by the same factors as those which brought about the civil war. लेकिन ये कहते हैं शायद ये उसी फैक्टर्स की वजह से हुआ होगा जो सिविल वॉर ले आया, एंड दैट वाज अ नाइस डिस्टिंक्शन। अब अगर हम देखें तो द बेस्ट यूज ऑफ द आइडिया इज सिंपली एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड सेंसिबिलिटी व्हिच वी डिटेक्ट इन द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का अगर बेस्ट आप डिस्क्राइब करें, इसका बेस्ट यूज करें आइडिया का, तो इसका मतलब होता है कि अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ माइंड, दिमाग की जो स्पेशल क्वालिटीज है उसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, एंड सेंसिबिलिटी, और यही हमें मेटाफिजिकल पोएट्स में देखने को मिलती है। एज अ हिस्टोरिकल जनरलाइजेशन इट सीम्स क्वाइट विदाउट सपोर्ट, लेकिन हिस्ट्री में हमें इसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द आइडिया कैन बी फाउंड, और इस आइडिया को सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आइडिया का क्रिटिक सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो किसमें मिलता है, फ्रैंक कमोड के का एक बुक है जिसका नाम है रोमांटिक इमेज। यही सब आता है नेट के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और आप सोचते हैं कि आया कहाँ से है, तो आपसे अगर ये पूछ ले कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की जो आइडिया है इसका सबसे बेहतरीन क्रिटिसिज्म किस बुक में मिलता है, तो आपको पता ही नहीं है। आपने नाम तो सुना है लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो फ्रैंक कैमोट का जो बुक है रोमांटिक इमेज, उसमें इस आइडिया को सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है। The idea of impersonality was partly Eliot's way of deflecting current thinking about poetry away from ideas of originality and self-expression which derived from romanticism. अब इनका थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी जो था वो क्या था, ये इलियट का एक तरीका था, वे ऑफ डिफ्लेक्टिंग करंट थिंकिंग अबाउट पोएट्री। पोएट्री के बारे में जो एक नई सोच है उससे थोड़ा सा हट करके अलग ले जाने का एक तरीका था। वो क्या था, आइडियाज ऑफ ओरिजिनलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन से दूर जो रोमांटिक्स में पाया जाता है, कि मतलब अपनी जो चीज है उसमें रख देना, उससे थोड़ा सा अलग हट करके ले जाना, डीफेमिलराइज करना। Eliot's own personality and the education he had received at Harvard made this emphasis on the individual highly distasteful। कह रहे हैं कि इलियट खुद अगर देखें तो भाई इन्होंने अच्छी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी थी, जो है ये खुद जो है इनकी जो पोएट्री है उसको डिटेस्टफुल बना देता है, हाईली एम्फेसिस जब करते हैं किसी चीज पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आइडिया जो होता है, पर्सनालिटी ऑफ ऑथर जो होती है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, तब हमारी जो पोएट्री होती है वो बेहतरीन नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि एज अ सब्जेक्ट जो है ऑथर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, और यही आइडिया जो है इसी को थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इट वाज मच मोर कॉन्जेनियल टू हिम टू सी पोएट्री नॉट एज अ पोरिंग आउट ऑफ पर्सनल इमोशंस। और ये जो रोमांटिक्स का एक डिफिनीशन था ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो कहते हैं ये कोई पोरिंग ऑफ इमोशन नहीं है। जो पोएट्री है, जो राइटिंग है, वो पोरिंग ऑफ इमोशन नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये क्या है, but as a transcending of the individual by a sense of tradition which spoke through and is transmitted by the individual poet। बल्कि एक इंडिविजुअल के द्वारा ट्रांसेंड किया जाता है जो उसके अंदर सेंस ऑफ ट्रेडिशन है, सेंस ऑफ ट्रेडिशन के थ्रू जो उसने कहा है, जो आज भी बात किया हुआ है, उसको ट्रांसमिट करना जो इनके ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल पोएट का। द बेस्ट पार्ट ऑफ पोएट्स वर्क ही सेज आर नॉट दोज विच आर मोस्ट ओरिजिनल। किसी भी पोएट का सबसे अच्छा वर्क वो नहीं होता कि जो बहुत ओरिजिनल हो, बट दोज विच द वॉइस ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स कैन बी मोस्ट क्लियरली हर्ड स्पीकिंग थ्रू हिम। बल्कि सबसे बेहतर होता है जिसमें उनके प्रीडिसेसर्स की आवाज उनके द्वारा कहती हुई सुनाई देती हो, क्लियरली सुनाई देती हो। मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिशन की, ये बात कर रहे हैं ट्रेडिशन की। मतलब हम अपने जो पूर्वजों से सीखते हैं और जब हम उससे को बोलते हैं, कुछ हम नए विचार देते हैं, तो उसमें उसकी झलक अगर दिख जाए तो वह सबसे बेहतरीन माना जाता है। Hence there is a large distinction to be drawn between the mind of the individual
और एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन बीइंग एंड द वॉइस व्हिच स्पीक्स इन द पोएट्री। तो कह रहे हैं कि दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा डिस्टिंक्शन है कि जो किसी इंडिविजुअल के माइंड में जो चीज़ें आती हैं और जो वॉइस में वो एक्सप्रेस करता है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है। और ये जो रोमांटिक्स थे, उनके अंदर ये ओरिजिनल थॉट नहीं पाया जाता था। मतलब अपने एंसेस्टर प्रेडिसेसर जो थे, उनकी झलक उनमें देखने को नहीं मिलती थी। दिस वाज़ नॉट एन ओरिजिनल थॉट। Paley, as we saw, had something very like it in his defense of poetry. पेली ने कुछ अपने डिफेंस ऑफ पोएट्री में ऐसा कुछ कहा है, वही डिफेमिलाइज करना। बट इलियट वाज द फर्स्ट टू मेक इट द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ होल पोएटिक एस्थेटिक। पेली ने डिस्कस किया, लेकिन इलियट पहले हैं जो कि इस पर डिस्कशन करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को उसमें न दिखाना। ध्यान रखिएगा, यही है इम्पर्सनैलिटी। मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो अपनी इंडिविजुअल आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको ना प्रेज़ेंट करना, वही जो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है। आइए आगे चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा और कर लेते हैं, फिर आज की ये क्लास को ओवर करते हैं। द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं, इनका अगला जो है फाइनली इज़ रियली अनदर एनकैप्सुलेशन ऑफ इंग्लिश एम्पिरिसिस्ट एटीट्यूड्स। तो हम शुरू में ही जो एम्पिरिकल स्टडीज़ थी उसकी बात करते हैं, या एम्पिरिसिस्ट एटीट्यूड जो है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट होल्ड्स दैट द बेस्ट वे ऑफ expressing an emotion in art is to find some vehicle for it in gesture। इनका कहना था कि इमोशन को पोएट्री में कन्वे करने का सबसे बेहतर तरीका है कि कोई गेस्चर आप ले लीजिए, उसके थ्रू इमोशंस को कन्वे करिए। कोई एक्शन ले लीजिए या कोई कॉन्क्रीट सिंबोलिज्म ले लीजिए, रादर देन अप्रोचिंग इट डायरेक्टली और डिस्क्रिप्टिवली। डायरेक्टली इमोशन को डिस्क्राइब करके या डिस्क्रिप्टिवली बता करके, उसके बजाय कोई सिंबल ले लीजिए, कोई इमेज ले लीजिए, कोई एक्शन ले लीजिए, कोई गेस्चर ले लीजिए, उससे आप इमोशन को कन्वे करिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। दिस इज अनडाउटेडली ट्रू। लिटिल इज गेन्ड इन फिक्शन और पोएट्री बाय हैविंग कैरेक्टर्स। और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत सही बात है कि आप देखिए, पोएट्री हो चाहे फिक्शन हो, बहुत कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत कुछ नहीं गेन किया गया है। जो वो कहते हैं व्हाट दे फील, कैरेक्टर्स हैविंग से व्हाट दे फील, कैरेक्टर्स जो फील करते हैं वो कह करके जब हमें बताते हैं तो हमें उतना प्रभावित नहीं करता है। मतलब सपोज करिए हमने कुछ फील किया एंड आई डिस्क्राइब्ड इट इन वर्ड्स ओनली, खड़े होकर के हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया कि आज क्लास लेकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बस ऐसे मैंने अपने इमोशंस को, अच्छे के इमोशन को मैंने कर दिया। लेकिन अब उस इमोशंस को हम किसी सिंबल के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, एक्शन के थ्रू बताएं। जैसे एक्शन थ्रू बताएं कि आई वॉज वेरी हैप्पी ना, आज के क्लास में वास्तव में मजा आ गया। तो ये जो मेरा गेस्चर है, ये मेरे इमोशन को क्लियरली क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्लियरली रिलेट कर रहा है कि द इमोशन, हमारे अंदर जो फीलिंग है, हमारा जो गेस्चर है उसको रिलेट कर रहा है। तो आप फीलिंग एंड उस गेस्चर को रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार, पता चला मैं कहूँ आई एम वेरी हैप्पी टुडे, और पता चला मैं रो रहा हूँ। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि फिक्शन हो चाहे पोएट्री, उसमें देखेंगे ये आइडियाज तो बहुत कुछ नहीं मिला है बेहतर कि राइटर करेक्टर जो कहता है, जो फील करता है और वो कह देता है और वो हमें प्रभावित करे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इट हैज टू बी शोन इन सम वे, इन वर्ड्स और एक्शंस, बल्कि हमें किस तरीके से दिखाना है, ये ऑडियंस को, रीडर को दिखाना है, चाहे एक्शंस के थ्रू या मतलब एक्शंस को दिखाने वाले वर्ड्स के थ्रू। हमें एक इमेज क्रिएट करनी है ऑडियंस के पास, रीडर के पास, कि वो इसको कोरिलेट कर पाए, हाँ रियली दिस वाज द इमोशन, और दिस इज परहैप्स लिटिल मोर देन द एंशिएंट डिस्टिंक्शन। और ये थोड़ा सा पहले अगर हम देखें तो इस प्रकार का डिस्टिंक्शन जो है प्लेटो ने जो किया हुआ है, फर्स्ट मेड बाय प्लेटो, जो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइमेसिस एंड डाइजेसिस ना, माइमेसिस मतलब नकल करना, शोइंग ऑफ समथिंग, कॉपिंग ऑफ समथिंग ना, द फॉर्मर इज शोइंग ऑफ समथिंग इन द कैरेक्टर्स ओन वर्ड्स आर इन एक्शंस व्हिच वी एक्चुअली सी ऑन द स्टेज। मतलब
कैरेक्टर्स के वर्ड्स को या उसके एक्शंस को एज़ इट इज़ दिखा देना, दैट इज़ माइमेसिस हो गया। If it is a play में खास करके, and while the latter is telling the audience or reader about things they don't see for themselves or experience in the direct speech of the characters। और दूसरा होता है डाइजेसिस, का मतलब ये होता है कि राइटर करेक्टर ने जो कहा या जो किया उसको ऑडियंस डायरेक्ट नहीं समझ पा रही है, तो उसको एक्सप्लेन करना। तो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार का डिस्टिंक्शन पहले ऑलरेडी हो चुका है। प्लेटो ने इसको अपने लेक्चर्स में पहले ही दे दिए हैं। ऑल इलियट्स मेजर क्रिटिकल आइडियाज आर दस फ्लॉड एंड अनसैटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इलियट के ज्यादातर जो आइडियाज हैं वो अनसैटिस्फैक्टरी हैं, एंड परहैप्स देयर लॉन्ग स्टैंडिंग करेंसी इज इंडिकेटिव ऑफ द थ्योरेटिकल वैक्यूम इनटू व्हिच दे वर लॉन्च्ड। और इतने दिनों तक इनके आइडियाज जो है वो गवर्न करते रहे, उसका एक ही कारण था, ऐसे समय में कोई स्टडी हुई ही नहीं थी। इन्होंने जो कह दिया उसको लोगों ने मान लिया, लंबे समय तक मानते गए, 70s तक इनके आइडियाज को वैल्यू मिलती रही। लेकिन उसके बाद जब स्टडी शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं इनके आइडियाज पर चार्ज लगा, उसमें फ्लॉ निकाले गए, बहुत सारी कमियां आई और बताया गया कि इनके आइडियाज जो हैं वो रिलेवेंट नहीं है। अब बस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो कल हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोग याद कराइएगा। पेज नंबर 28 पे हम लोग पहुँच गए हैं। कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम फिर अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो नोट करते जाइए, अपना नोट्स बनाते जाइए, और कम से कम 2 रीडिंग आपको करनी है। जो हमने पढ़ाया वीडियोज़ के हेल्प से, आप बुक ले लीजिए, टेक्स्ट पीडीएफ आप ले लीजिए, उसको 2 बार एटलीस्ट ज़रूर पढ़िए। तो निश्चित रूप से एक बार आप अच्छे से जम के तैयारी कर लेंगे कमिंग फ्यू मंथ्स में, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएँगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और ज़रूरी बात जो है कि जिन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, इस प्रकार की और जो सारी बुक्स आपको पढ़नी है, लाइन वाइज़ लाइन, पूरा कंटेंट जो आपको पढ़ना है, तो हमारा प्ले स्टोर पर लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो कन्वीनिएंट है, उन कोर्सेज़ को आप ले सकते हैं। तो चलिए, डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करिए। तो सी यू इन सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे यू ऑल।